हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। लास्ट क्लास में हमने नरेशन शुरू किया था और नरेशन के जो बेसिक रूल्स हैं, किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। फिर हमने स्टार्ट किया था कि सेंटेंस वाइज हम किस तरह से चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। उसमें पहला हमने शुरू किया था एसर्टिव सेंटेंस, राइट। तो एसर्टिव के आगे ही हम बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं एसर्टिव वाला ही। एसर्टिव में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वहां पे सेड लिखा है, तो सेड का आप सेड ही लिखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेड टू है तो सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। ठीक है, जब भी आप वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो उसकी जगह एक कंजंक्शन लगता है, और एसर्टिव सेंटेंस के केस में वो कंजंक्शन होता है आपका दैट। ठीक, अब एक एग्जांपल था, शी सेड टू हिम आई वांट टू टेक क्लासेस फ्रॉम यू। ठीक, शी का शी ही रहेगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा। ठीक है, अब आई है आपका, आई पर्सन कैसे चेंज होता है बताया था, 1 2 3 बाई SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो लिख दिया शी। ठीक है, टेंस कैसे चेंज होता है, प्रेजेंट का पास्ट कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दैट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से हमने क्या किया, शी वांटेड टू टेक क्लासेस फ्रॉम, और यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, हिम लगा दिया, और आपका ये हो गया एसर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ओके, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से खोजेंगे या अपने मन से बनाएंगे, उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और जहां पे दिक्कत आएगी वहां पे आप इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, अगली बात हमें करनी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस पता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जिन क्वेश्चंस के जिन सेंटेंसेस के थ्रू आप क्वेश्चंस पूछते हो वो होते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, या तो आपके क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हाँ या ना में हो जाएगा तो आपका क्या हो गया, यस नो टाइप, और दूसरा है मान लो कि हाँ या ना में काम नहीं चलेगा, कुछ और भी आगे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तो वो हो जाता है आपका क्या, डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग टाइप हैं, तो उसी हिसाब से हम नरेशन भी देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, कौन से टाइप का कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, सेड हो या सेड टू हो, दोनों को हम चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। ठीक है, अगर मान लो इंक्वायर्ड ऑफ कहाँ लगाओगे आप, मान लो ऑब्जेक्ट आगे दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे लगा दो इंक्वायर्ड ऑफ, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंक्वायर्ड ऑफ नहीं लगाएंगे। जैसे कि एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, जैसे मैं ही यहाँ लिख देती हूँ कि आई सेड टू मोहन हैव यू रेड इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश पढ़ी है। ठीक है, हैव यू रेड इंग्लिश, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो अब ये सेड हो या सेड टू हो, सबका चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। अब यहाँ मान लो मोहन है, प्रेजेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई इंक्वायर्ड ऑफ मोहन। ठीक है, सेड भी चलेगा, आस्क्ड भी चलेगा, आई आस्क्ड मोहन। ठीक, लेकिन मान लो यहाँ पे मोहन नहीं होता, आई सेड सिर्फ रहता। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती आई सेड, ठीक, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इधर बाकी चीज। तो अब सिर्फ जब सेड है तो आई इंक्वायर्ड ऑफ नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, आई आस्क्ड ही लिखेंगे। ठीक है, आस्क्ड दोनों के साथ चलेगा, लेकिन इंक्वायर्ड ऑफ जब ऑब्जेक्ट होगा तभी चलेगा। ओके, अब आपको पता है सेड और सेड टू तो हमने चेंज कर दिया। आगे की बात कैसे करेंगे, आगे हमें कंजंक्शन लगाना होता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेंटेंस यस नो टाइप का है तो आप क्या लगाते हो, कंजंक्शन इफ या वेदर, इफ या वेदर। ठीक है, और वेदर का भी ध्यान रखिएगा, आगे अगर आपको और दिख रहा हो सेंटेंस में तब आप वेदर ही लगाएंगे, तब इफ नहीं लगाएंगे।
ठीक है। अगर आपको आगे सेंटेंस में कहीं और दिख रहा है तब आप सिर्फ वेदर लगाओगे, तब आप इफ नहीं लगाओगे, लेकिन ज्यादातर इफ ही यूज होता है यस नो टाइप में, ठीक। लेकिन अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हुआ है तो ध्यान रखेंगे वही इंटरोगेटिव वर्ड आपका कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है, कंजंक्शन बन जाता है, वो सेम इंटरोगेटिव वर्ड ही आपका क्या बनेगा, कंजंक्शन बन जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मान लो आपके सामने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको आप फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हो, तो जब आप चेंज करते हो तो चेंज करने के बाद ये बिल्कुल भी इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। चेंज जैसे करोगे वो चेंज हो जाएगा आपका एजर्टिव में, ठीक है। यानी कि एजर्टिव में चेंज होने का मतलब क्या है, अब आप ना तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगाओगे और ना ही हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज करोगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। इंटरोगेटिव वर्ड लगाए तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये वाली चीज अब फॉलो नहीं होगी। मान लो इंटरोगेटिव वर्ड वाला ही आपका सेंटेंस है, आपने इसको यूज कर दिया एज अ कंजंक्शन, तो अब आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, अब आप क्या लगाओगे, अब आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाला आपका स्ट्रक्चर फॉलो होगा जब आप किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल आपको आपके सामने दिख रहा है कि रेखा सेड टू मी आर यू टीचिंग मी, रेखा ने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे पढ़ा रही हैं। धतूरे चाट के बैठी से पता नहीं चल रहा है कि मैं उसे पढ़ा रही हूं कि नहीं। रेखा सेड टू मी आर यू टीचिंग मी, ठीक है। तो सेड टू यानी मेरे से पूछ रही है, सेड टू का हम क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। पहला चेंज यहां हुआ, क्या हो जाएगा, रेखा आस्क्ड मी या रेखा इंक्वायर्ड ऑफ मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन लगेगा। कंजंक्शन कैसे आप फिक्स करोगे, कौन लगने वाला है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव का यस नो टाइप है या इंटरोगेटिव वर्ड वाला है। क्या आप मुझे पढ़ा रही हैं, जवाब हाँ या ना, राइट। हाँ या ना यानी यस नो टाइप है, यानी कि इफ या वेदर में से लगाएंगे, हम लगा देते हैं इफ, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन इफ लगा। अब क्या होगा, अब आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, पढ़ा कौन रहा है, यू। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, ठीक है। आर यू टीचिंग मी, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, किस में चेंज होगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। तो आई के साथ पास्ट में क्या लगता है, वॉज लगता है। टीचिंग हो गया, मी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है भैया, रेखा है, तो रेखा के लिए हम क्या लगाएंगे, लगाए। This is the way you change an interrogative sentence from direct narration to indirect narration. Okay, Rekha said to me, "Are you teaching me?" तो Rekha asked me if I was teaching her. तो मैंने क्या बोला, her, not her. ठीक है। लास्ट में जब आर होता है उसको र नहीं बोलते हैं, सिर्फ ह बोल के खत्म। टीचर नहीं, टीचर, ठीक है। Next, you said to Mohan, why were you calling me? You said to Mohan, why were you calling me? अब देखो said to है, चेंज हुआ किसमें, asked या inquired of में। Whether you write you asked Mohan or you can also write you inquired of Mohan, ठीक है। अब क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन लगेगा। कंजंक्शन डिपेंड करता है कि आगे यस नो टाइप है या इंटरोगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस लिखा है। इंटरोगेटिव वर्ड सामने दिख रहा है वाई, तो वाई ही आपका कंजंक्शन का काम करेगा, लिख दिया हमने वाई। अब वाई के बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, इंटरोगेटिव जो है एजर्टिव में बदल जाता है। एजर्टिव में बदलने का मतलब है सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। तो वाई के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। कॉल कौन कर रहा था, यू कर रहा था, यू इज द सब्जेक्ट हियर। यू है आपका सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन है, मोहन, ठीक है। मोहन के लिए क्या सब्जेक्ट लगाते हैं, ही लगाते हैं, ठीक है। वर यू कॉलिंग मी, ये टेंस कौन सा है, टेंस पहचानिएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में याद हो हैड बीन लगाते हैं, तो ही हैड बीन, आईएनजी फॉर्म लगती है कॉलिंग। मी है आपका फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू का सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू, लिख दिया यू, काम खत्म। इस तरह से आप चेंज करते हो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। नेक्स्ट देखेंगे, फादर सेड टू मी डू यू नो द रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टर। फादर, नॉट फादर, father said to me do you know the residence of the doctor, not doctor. okay, तो फादर सेड टू मी का क्या हो जाएगा, सेड टू पिताजी मेरे से पूछ रहे हैं, तो आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड ऑफ मी। ठीक है, अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन लगेगा। कौन सा कंजंक्शन लगेगा, देख लो भाई, यस नो टाइप है क्या। क्या तुम्हें डॉक्टर का घर पता है, हाँ पता है, हाँ या ना। ठीक है, इफ या वेदर। ठीक है, तो हमने लिखा क्या, इफ। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, जानने का काम कौन कर रहा है, यू, हो गया सब्जेक्ट। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। नाउ टेंस क्या है, डू। अब बताइए कि डू और डज कहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब लगते हुए देखा है। डू और डज आपका लगता है कहाँ, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में। और पास्ट के इंडेफिनिट में जब हम लिखते हैं अफर्मेटिव तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है और सीधे क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, नो, न्यू, नोन। ठीक है, तो इफ आई न्यू द रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टर, कुछ चेंज करने वाली बात है नहीं, कर दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्या लिखा है, द टीचर सेड टू रोहन। ठीक है, क्या लिखा है, द टीचर सेड टू रोहन व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट, नॉट आर यू लेट। ओके, द टीचर सेड टू रोहन व्हाई आर यू लेट, पूछ रहा है टीचर, तो सेड टू का चेंज हो जाएगा क्या, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। हमने लिख दिया आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड रोहन। अब आएगा क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन लगेगा। क्या लगेगा, यस नो टाइप है नहीं, रीजन पूछ रहा है कि भैया लेट काहे हो, तो लेट काहे हो के लिए हमने क्या किया, इंटरोगेटिव वर्ड को ही कंजंक्शन की तरह यूज कर, वाई। ठीक है, अब वाई हुआ, अब आएगा क्या, सब्जेक्ट। लेट कौन है भाई, ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन। किसके हिसाब से चेंज होगा, इधर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रोहन के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, ही, लिख दिया। अब यहाँ पे आर है, क्या है, प्रेजेंट बताता है, तो उसका पास्ट क्या हो जाएगा, ही के साथ वॉज हो जाएगा, लेट का लेट हो जाएगा, काम खत्म। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी कि सेड या सेड टू का क्या हो जाता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ हो जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाता है, दो पॉसिबिलिटी है, यस नो टाइप है तो इफ या वेदर, और अगर इंटरोगेटिव वर्ड है तो वही इंटरोगेटिव वर्ड कैसे काम करेगी, कंजंक्शन की तरह काम करेगी। ठीक है, पर्सन कैसे चेंज होता है, 1 2 3 बाई SON से होता है। टेंस कैसे चेंज होता है, जो भी लिखा है सबका पास्ट कर दो। ठीक, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, नरेशन बहुत आसानी से कर ले जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब आप अपना काम किसी से रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस देके करवाते हो तो उन्हीं सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इफ ऐसे पढ़ाई कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस, मैं ऑर्डर दे रही हूँ आपको, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना काम करवा रही हूँ रिक्वेस्ट करके, तो प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या करते हो, तो सेड या सेड टू है, उसको आप अकॉर्डिंगली ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल दोगे। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर्ड कर दोगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर दोगे, एडवाइस दे रहे हो तो एडवाइज्ड कर दोगे। ठीक है, कंजंक्शन यहाँ क्या लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद टू लगेगा। ठीक, और क्या ध्यान रखेंगे आप, तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखिएगा, आई सेड टू माई स्टूडेंट्स स्टैंड अप, मैंने अपने स्टूडेंट से कहा खड़े हो जाओ, ऑर्डर दिया।
ओके तो आई का तो आई रहने वाला है, सेड टू मैंने ऑर्डर दिया है इसलिए सेड टू का क्या हो गया, ऑर्डर्ड हो गया। माई स्टूडेंट तो वही रहने वाले हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाऊंगी तो क्या लगाऊंगी, कंजंक्शन विच इज टू लगा दिया टू, और जो आपका सेंटेंस है एज इट इज लिख दो, स्टैंड अप, दैट इज इट। ठीक है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, प्लीज लग गया यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो मी लग जाए, सॉरी मी कह रही हूँ, सॉरी क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। और प्लीज रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी लिख दी है तो क्या दोबारा प्लीज लिखने की जरूरत है, नहीं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस क्या होता है, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस इससे समझो। ठीक है, टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के हिसाब से यहाँ हिम कर दे। ओके नेक्स्ट, यू सेड टू द बॉयज लव योर नेशन, आपने लड़कों से कहा अपने देश से प्रेम करो। अब यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो गए, ये ऑर्डर करें कि एडवाइस करें। भाई देखो, जो प्रेम है, नफरत है, कोई अच्छा काम है, आप किसी को ऑर्डर दे के नहीं करा सकते, आप एडवाइस कर सकते कि भाई ऐसा करो। ठीक है, बाकी करे ना करे सामने वाले की बात है। तो यू एडवाइज द बॉयज, ठीक है, सेड टू का क्या कर दिया, एडवाइज कर दिया। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन टू लगा। लव योर नेशन, लव, अब योर क्या है आपका, सेकेंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बॉयज हैं, बॉयज के लिए आप क्या लगाते हो, पॉजेसिव दियर, तो लव देयर नेशन, दैट इज इट। ओके, ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप किसी को ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट करते हो या फिर एडवाइस करते हो। सेड या सेड टू का अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस है तो एडवाइज्ड, एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजंक्शन लगेगा विच इज टू। ठीक है, टेंस में कोई चेंज होने नहीं वाला है, एज इट इज उठा के लिख देना है। नेक्स्ट आपका आता है, मान लो कि आप कंफ्यूज्ड हो कि सामने वाले बंदे ने जो बात कही है वो ऑर्डर है या एडवाइस है, जो बात कही है वो ऑर्डर है या एडवाइस है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है, आपसे कहा जाए लिखने को, तो आप क्या लिखोगे, आस्क्ड, ओ भाई चल जा, आस्क्ड या टोल्ड, क्या लिखोगे, आस्क्ड या टोल्ड। जैसे कि आई सेड टू हिम बाय दिस बुक, मैंने उससे कहा ये किताब खरीदो, ऑर्डर है कि एडवाइस है, नहीं समझ आ रहा, तो मैं क्या बोलूंगी, आई आस्क्ड हिम, सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड हिम। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो टू लगा, बाई का बाई रहेगा, दिस का दैट हो जाता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, और ये हो गया बुक। ठीक है, अब अगली बात, मान लो नेगेटिव है, भाई बहुत ही कलर चॉइस बहुत ही गंदा है, नेगेटिव। ठीक, अगर मान लो नेगेटिव एक आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे कि ही सेड टू मी डू नॉट क्राई, मत रो, उसने मुझसे कहा मत रो। ठीक है, तो अगर नेगेटिव होगा तो सेड या सेड टू को आप किस में चेंज करते हो, या तो ऑर्डर्ड टू लिखो या तो फॉरबेड टू लिखो। फॉरबेड क्या है, ध्यान रखिएगा, एक वर्ब होती है आपकी फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड मतलब मना करना, क्या होता है, मना करना। फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म होती है फॉरबेड, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉरबिडन होती है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉरबेड टू, क्या लिखेंगे, फॉरबेड टू। अब देखो, ऑर्डर टू, फॉरबेड टू, दोनों का तरीका क्या होता है लिखने का, यहाँ एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। He said to me do not cry, उसने मुझसे कहा रो मत। ऑर्डर्ड करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, he ordered me not to cry। ठीक है, फॉरबेड करके लिखना होगा तो he forbade me to cry। आप कहोगे यहाँ नॉट क्यों नहीं लिखा, तो भाई फॉरबेड ही मना करना है, नॉट अपने आप उसमें जुड़ा हुआ है, तो एक और नॉट लगाओगे तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ he forbade me not to cry, मतलब उसने कहा रो, मतलब रोना बंद मत करो और रोते रहो, मीनिंग बदल जाएगी। ठीक है, तो फॉरबेड के साथ आपको नॉट नहीं लगाना है, ऑर्डर लिखा है तो नॉट लगेगा। ओके, ऐसे एक और एग्जांपल चलिए इसका हम कर लेते हैं। जैसे मान लो ही सेड टू मी, क्या लिखें, ही
said to me, do not study, पढ़ाई मत करो। ठीक है, तो इसको ऑर्डर करके हमें करना होगा, तो क्या बोलेंगे, he ordered me not to study, या फिर he forbade me to study। ठीक है, लाइक दिस। अब अगली बात आती है आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने पहले भी जाना है, जब भी आप किसी को विश करते हो या शाप देते हो, वो सब सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इफ आई से भाड़ में जाओ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जुग जुग जियो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जब आप किसी को कर्ज कर रहे हो, आप किसी को विश कर रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती हैं। अब इसमें आप सेड या सेड टू को चेंज करते हो, किसमें? डिपेंड करता है आगे का सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, विश कर रहा है तो विश्ड हो जाएगा, शाप दिया जा रहा है तो कर्स्ड हो जाएगा, और अगर मेरे लिए प्रे किया जा रहा है तो प्रेड हो जाएगा। और कंजंक्शन की बात करें तो दैट लगता है। क्या लगता है? दैट लगता है। कुछ एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कहा जाए he said to me may you live long, उसने मुझसे कहा जुग जुग जियो। may you live long क्या है भाई? may you live long क्या है? आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो क्या है? ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू का क्या हो जाएगा? विश्ड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा। ठीक, अब जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा एजर्टिव में। नरेशन की एक खासियत क्या होती है कि जो भी आप सेंटेंस लिखो उसको एजर्टिव में बदल दोगे, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो। ठीक है, दैट किया। अब एजर्टिव में लिखने का मतलब क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब चलिए हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। कौन लंबा जिए, किसकी बात हो रही है? मेरे लिए बात हो रही है। ठीक है, उसने मुझसे कहा तो मतलब मैं जीऊंगा। मैं जीऊंगा तो हमने क्या लिखा? आई। यू सेकेंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी है, तो मी के हिसाब से आई हमने कर दिया। मे का क्या हो जाता है नरेशन में? माइट हो जाता है, लिख दिया माइट। लिव लॉन्ग का एज इट इज लिखा। ये आपका हो गया पहला डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है द हर्मिट सेड टू द बॉयज मे यू डाई। हर्मिट मतलब वो जो सन्यासी, संत। ठीक है, हर्मिट ने लड़कों से कहा मर जाओ तुम सब, शाप दिया। ठीक है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा? आपका कर्स हो जाएगा। द हर्मिट कर्स्ड द बॉयज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा। ठीक है, मरेगा कौन? यहाँ पे यू लिखा है। यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? लड़के। तो लड़कों के लिए हम क्या लिखेंगे? थर्ड पर्सन दे, प्लूरल है ना, दे हो गया। मे का माइट हो गया और डाई का डाई कर दिया। ऐसे ही यू सेड टू गीता मे गॉड हेल्प यू। आपने गीता से कहा कि भगवान तुम्हारी मदद करे, यानी गीता के लिए आपने क्या किया? प्रार्थना किया। तो यू प्रेड फॉर गीता दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा? दैट लगेगा। ठीक है, फिर दैट आगे हेल्प कौन करेगा? गॉड करेंगे, तो गॉड लिखा। मे का माइट लिखा, हेल्प का हेल्प ही रहेगा। यू इज द सेकेंड पर्सन हियर, दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सो गीता के लिए हमने क्या लिख दिया? हर लिख दिया। और दैट ऑप्टेटिव सेंटेंस इस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें और देखो। कुछ जो है आपके रेडीमेड सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ही सेड टू मी थैंक्स, उसने मुझसे कहा शुक्रिया। उसका जब आप नरेशन बोलते हो सीधे क्या देते हो? उसने मुझे मतलब थैंक किया, उसने मुझे शुक्रिया किया। तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी, थैंक्स का ही थैंक्ड मी, दैट इज इट। ये हो गया आपका। ये सब रेडीमेड है, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बस देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी बहुत इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ नहीं आएगा। आई सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस का वर्ब होता है ना क्या? कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना। ठीक है, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। शी सेड टू मी, विश कर रही है मुझे गुड मॉर्निंग, ठीक है। शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, दैट्स इट। राम सेड टू गीता गुड नाइट। अब देखो, मॉर्निंग हम विश करते हैं लेकिन गुड नाइट हम बिड करते हैं, बिड, ठीक है। इसका सेकंड क्या होता है, बिड होता है, थर्ड क्या होता है, बिडन होता है, ठीक है। गुड नाइट हम बिड करते हैं। सो राम सेड टू का क्या हो जाएगा, बिड हो जाएगा, गीता और फिर सीधे गुड नाइट लिखा, काम खत्म। He thanked me, I congratulated him, she wished me good morning और राम bade गीता गुड नाइट, ठीक है। ये है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस, किस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो। अब इन्हीं में आपको एक चीज और पढ़नी है, लेटस। लेटस आप बोलते हो यानी सामने वाले को ऑफर दे रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि लेटस गो, लेट्स गो शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटस गो, चलो हम सब चलें। लेट अस गो फॉर अ मूवी, चलो हम सब मूवी देखने चलें, ठीक है। तो लेटस में क्या होता है, जो सेड है, सेड का क्या होगा, या तो प्रपोज्ड होगा या सजेस्टेड होगा। क्यों, क्योंकि हम ऑफर ही तो कर रहे हैं, हम प्रपोज ही तो कर रहे हैं, हम सजेस्ट ही तो कर रहे हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, ठीक है। प्रपोज किया या सजेस्ट किया, तो इसलिए सेड जो है वो आपका या तो प्रपोज हो जाएगा या सजेस्ट हो जाएगा, वॉट एवर यू लाइक यूज इट, ओके। अगर फर्स्ट पर्सन सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कहने वाला जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो वहां पे हम लिखते हैं दैट दे शुड, और अगर थर्ड पर्सन है तो वहां पे हम लिखते हैं दैट दे शुड। कैसे, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस प्ले, मैंने मेरे मित्रों से कहा चलो खेलें। तो यहाँ देखो लेट अस आया, पहली बात दिमाग ठनकना चाहिए, ठीक है। अब जब दिमाग ठनकेगा तो कहोगे ये सेड या सेड टू है, वो चेंज हो जाएगा किसमें, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। चलिए कर देते हैं, आई प्रपोज्ड, किसे, मेरे फ्रेंड्स को, ठीक। अब उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सिंस प्रपोज करने वाला कौन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से दैट वी शुड हम इधर कर देते हैं, दैट वी शुड, और अगली बात प्ले, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्रपोज कर रहा है, ही सेड टू हर लेट अस डांस, ही सेड टू हर लेट अस डांस, उसने कहा उससे, महिला से, चलो डांस करते हैं, ठीक। तो प्रपोज करने वाला कौन है, थर्ड पर्सन, तो क्या होगा, दैट वी शुड, सॉरी दैट दे शुड, ठीक है। सो ही प्रपोज्ड टू हर, फिर दैट दे शुड और डांस। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और लेटस है साथ में, सारा मिला के क्या हो जाएगा, दैट दे शुड। इफ प्रपोजल कौन रख रहा है, थर्ड पर्सन, और अगर फर्स्ट पर्सन वो प्रपोजल रखेगा तो दैट वे शुड। इतनी बात आप लेटस की ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां पे आपके भाव जो हैं फूट फूट के शब्दों के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू बाहर आते हैं। क्या लड़की जा रही है बे, कितना शोर हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। क्या सीन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होता है तो कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे ऊपर के सेंटेंसेस में आपने ध्यान रखा, जैसे कि सेड या सेड टू है, वो हो जाता है आपका एक्सक्लेम्ड विथ, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ। अब जैसा भी एक्सप्रेशन है वही शब्द इसके आगे लिख जाएगा। जैसे कोई बहुत खुश है तो एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस या जॉय, ठीक। कोई बहुत दुखी है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक, इस टाइप से आ जाएगा। कोई बहुत सरप्राइज, क्या तुम पास हो गए, सरप्राइज है, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इस टाइप से चीजें आप लिख देते हो, ठीक है। और कुछ शब्द भी दिख सकते हैं, हैप्पीनेस दिखाने वाले शब्द, सॉरो दिखाने वाले शब्द, या सरप्राइज दिखाने वाले शब्द, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप चूज करोगे एक्सक्लेम्ड विथ के आगे आपको लिखना क्या है, ठीक। और कंजंक्शन क्या रहेगा, दैट रहेगा। कंजंक्शन क्या रहने वाला है, दैट रहने वाला है। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स, और इसको और अच्छे से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड, उसने कहा हे मैं तो पास हो गया, हुर्रे मैं तो पास हो गया, ठीक है। उसने क्या कहा, मैं पास हो गया, और बहुत खुश था। तो सेड का क्या हो जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ, और हुर्रा से समझ आया कि अब वो बहुत खुश है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो गया। फिर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन दैट लगेगा, ठीक।
अब ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दैट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, कि चाहे आपका इंटरोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, वो जब चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो वो असर्टिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो असर्टिव में बदलने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो दैट लगा। अब बताओ पास कौन हुआ है, आई हुआ है। आई इज द फर्स्ट पर्सन हियर, दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये है ही के हिसाब से हमने ही लिख दिया। हैव पास्ट, हैव प्लस V3 कहाँ हम यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। नहीं याद आ रहा है तो टेंस वाली रिकॉर्डिंग फिर से देखना, अच्छे से रिवाइज करना। हैव प्लस V3 हम कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो अब ये चेंज हो जाए किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट के परफेक्ट में वी यूज हैड प्लस V3, सो वी विल राइट ही हैड पास्ट। ओके, नेक्स्ट है शी सेड अलास माय मदर इज इल। उसने कहा यार मेरी माँ बीमार। ठीक है, मेरी माँ क्या है, बीमार है। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरो मतलब दुख, दुख के साथ उसने एक्सक्लेम किया क्या। अब आएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन दैट लगेगा। अब अलास वलास लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ओके, अब क्या आएगा, दैट आ गया। फिर आएगा इल कौन है, मेरी माँ, मेरी माँ। माई इज द फर्स्ट पर्सन हियर, दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो शी के हिसाब से क्या हो जाएगा, माई मदर का हर मदर। ठीक, और इज प्रेजेंट में लगता है, पास्ट क्या होता है, वॉज होता है, इल कर दिया, हर मदर वॉज। ओके, ऐसे ही माई टीचर सेड टू मी ब्रावो यू हैव स्कोर्ड 100%। मेरे टीचर ने मुझसे कहा ब्रावो, शाबाश, तुमने 100% स्कोर किया है। कितना फेंक रहा है। ठीक है, मेरे टीचर ने मुझसे कहा ब्रावो, तुमने 100% स्कोर किया है। ठीक है, तो अपलॉडिंग मी, मुझे शाबाशी देते हुए मेरे टीचर ने कहा। चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे कैसे लिख दो, माय टीचर अपलॉडेड मी दैट, दोनों ही ठीक है। ठीक है, अपलॉडिंग मी माय टीचर टोल्ड मी। अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा। अब क्या आएगा, कौन पास हुआ है, कौन स्कोर किया है, यू ने किया है। यू इज द सेकेंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई हो जाएगा। हैव आपका कहाँ होता है, पास सॉरी प्रेजेंट के परफेक्ट में किस हिसाब से हो जाएगा, पास्ट के परफेक्ट के हिसाब से। तो आई हैड स्कोर्ड 100%, दैट्स इट। ऐसे ही राम सेड हाउ मच अंकल ईट्स। राम ने कहा अंकल कितना खाते हैं। और ये बात आप कब बोलोगे, जब अंकल जी बस दबाए जा रहे हैं थाली पे थाली। ठीक है, राम क्या कह रहा है, अंकल कितना खाते हैं, बहुत खाते। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना, वो अंकल बहुत खा रहे हैं। तो राम सेड, तो राम एक्सक्लेम्ड विथ वंडर और सरप्राइज। अगर आप करो यार कितना खा रहा है, मतलब आप आश्चर्य जता रहे हो कितना खा रहा है। ओके, तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा। ठीक है, अब क्या होगा, खा कौन रहा है, अंकल जी, अंकल जी हो गए सब्जेक्ट। और ईट्स लिखा है, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म हमने लिखा दैट अंकल एट, और बहुत खाते हैं, वेरी मच खाते हैं, बात खत्म। ओके, तो ये था आपका पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, इसी के साथ नरेशन आपका खत्म होता है। कुछ कॉम्प्रिहेंशन, आज हम 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी बात करने से पहले वापस से एक बार जरा रिवाइज करिएगा मेरे साथ। क्या करते हैं हम, इस तरह से टेबल आपको बनाना रहेगा। ठीक है, ऐसे टेबल बनाएंगे। ऐसे 2 3 5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सेंटेंस। जैसे ये हो गया एसर्टिव, राइट, ये है क्या, इंटरोगेटिव, ये क्या है, इंपरेटिव, ये क्या है, ऑप्टेटिव, एंड दिस वन इज
एक्सक्लेमेटरी। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे सेड का क्या होता है और यहाँ आप लिखोगे कंजंक्शन क्या लगता है। जैसे सेड का सेड ही रहेगा, लेकिन सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। कंजंक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। इसमें क्या होता है, सेड का आस्क्ड हो जाता है, ठीक है, और कंजंक्शन क्या लगता है, या तो आप इफ या वेदर लगाते हो या फिर जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसे ही लगा देते हो। इंपरेटिव में क्या होता है आपका, अकॉर्डिंगली जो भी है ऑर्डर्ड, ठीक है, या फिर रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड करते हो, ठीक। और आपका जो इंपरेटिव में कंजंक्शन होता है वो होता है टू। ऐसे ऑप्टेटिव की बात करोगे तो वहां पे जो भी होगा, विश है तो विश, कर्स है तो कर्स, प्रे है तो प्रे, प्रेड, ठीक है, यहाँ पे विश्ड या कर्स्ड कर देना, ठीक। ऑप्टेटिव में कंजंक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। एक्सक्लेमेटरी में जैसा भाव है, ठीक है, जैसा भाव है वही भाव लिखेंगे, जैसा भाव है वही भाव लिखेंगे और कंजंक्शन आपका दैट ही रहेगा। तो इस टाइप से आप टेबल लगा के शॉर्ट में लिख देंगे तो रिवीजन करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, रिवीजन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका नरेशन का टॉपिक होता है खत्म। चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आप टेबल बनाने में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। इसी टाइप से आप अपना बना लेना। चलिए, नरेशन खत्म करने के बाद सिंस अभी थोड़ा सा टाइम है तो हम एक कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, जॉगिंग और रनिंग एट एन ईजी पेस इज रियली पॉपुलर नाउ। जॉगिंग या रनिंग ईजी पेस पे यानी थोड़ी कम स्पीड में बहुत पॉपुलर है अभी। इट इज फन। इट्स क्या होता है ध्यान रखिएगा, इट्स जो ये लिखा, अरे भाई इट्स जो लिखा है दो चीजें होती हैं, या तो ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, ठीक है। एक में एपोस्ट्रोफी लगी रहेगी, एक में नहीं लगी रहेगी, ओके। तो जब एपोस्ट्रोफी लगा होता है तो इसका मतलब होता है इट इज, और जब एपोस्ट्रोफी नहीं होगा तो इसका मतलब होता है इसका, ठीक है। क्या होगा, इसका, ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगी है मतलब इट इज फन, यह फन है, फ्री है और क्विक वे है, एक आसान तेज रास्ता है फिट होने का। इट इज वेरी गुड फॉर सपलनेस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ। सपलनेस मीन्स नोट डाउन कर लीजिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। किसके लिए ये गुड है, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। देयर इज सम रिस्क ऑफ ओवर यूज इंजरी टू फीट, नीज, एंकल्स एंड हिप्स। लेकिन सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर आप ओवर यूज करेंगे तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा। तो वही बात है कि देयर इज सम रिस्क ऑफ ओवर यूज इंजरी टू फीट, नीज, एंकल्स एंड हिप्स। But if you don't overdo it at first and run on soft surface like grass when you can, you shouldn't have serious problems. लेकिन आप अगर शुरुआत से ही ये नहीं है कि पहले दिन निकले हो कि भाई आज तो हम फिट होके रहेंगे और जाते दौड़ लगा दी, दौड़ लगाने के बाद क्या हुआ, भाई चले नहीं जा रहा, भटकते हुए जा रहे हो घर, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना है पहले दिन पे, ठीक है। थोड़ा बहुत जितनी तुम्हारी औकात है उतनी चलो, उतना दौड़ के आओ, ठीक। और सॉफ्ट सरफेस पे, ये नहीं कि सीधे जो पक्की सड़क उस पर दौड़ थपड़ थपड़ और फिर लग गए तुम्हारे, ठीक है। तो सॉफ्ट सरफेस पे आपको चलना है, जैसे कि घास हो गई उस पे जॉगिंग करिए तो आपको सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इफ यू हैव आर्थराइटिस इन योर लेग्स, हिप्स और बैक, और इफ यू आर ओवरवेट, ट्राई साइकिलिंग और स्विमिंग इंस्टेड। लेकिन अगर आपको आर्थराइटिस है या घुटनों की दिक्कत है तो जॉगिंग मत करिए, चाहे स्विमिंग कर लीजिए चाहे साइकिलिंग कर लीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। द ओनली एक्सपेंस इज अ गुड पेयर ऑफ रनिंग शूज। सिर्फ एक लौता एक्सपेंस यानी क्या, खर्चा। खर्चा क्या है जॉगिंग में कि एक अच्छा पेयर ऑफ रनिंग शूज आपके पास होना चाहिए। अवॉइड बिजी रोड्स एंड जॉगिंग एट नाइट इफ पॉसिबल, और ट्राई कीजिए कि आप बिजी रोड्स पे ना दौड़ रहे हो या फिर रात में ना दौड़ रहे हो, ठीक है। वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स सो एज नॉट टू फील अनईजी। लाइट कलर्ड क्लोथ्स को पहनिए ताकि आपको थोड़ी मतलब झुंझलाहट या दिक्कत ना हो, आप शांति से दौड़ पाएं, अच्छे से दौड़ पाएं, रिलैक्स फील कर।
नाउ हियर सम क्वेश्चंस। नंबर 1 क्या कहता है, जॉगिंग इज अ पॉपुलर एक्सरसाइज बिकॉज, क्या रीजन है कि जॉगिंग एक बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है? क्योंकि बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, ये ओके यहाँ पे इजी है, ठीक है, ईस्ट नहीं है, इजी है, कर लीजिएगा। ये एक इजी वे है फिट रहने का, या फिर एमिनेंटली इंजॉयबल है, या फिर ये बॉडी को सपल बनाता है। पॉपुलर क्यों है, जॉगिंग इतना पॉपुलर क्यों है? तो देखो, अभी आपने पढ़ा था बॉडी स्ट्रांग करता ही है, सपलनेस के लिए भी अच्छा है। तो अगर दो दो ऑप्शन सामने दिख रहे हैं तो कोई एक तो आप नहीं चूज करोगे। अगली बात देखो, यहाँ पे अगर आप पैसेज की बात करोगे, देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, जॉगिंग इज रियली पॉपुलर नाउ, ठीक है, इज रियली व्हाट पॉपुलर नाउ, ठीक। और क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये फन है, फ्री है और क्विक वे है फिट होने का, ठीक है, क्विक वे है क्या, फिट होने का। तो इसलिए यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? इट इज एन इजी वे। इसको इजी कर लीजिएगा प्लीज, गड़बड़ हो गई है। इजी वे टू कीप वनसेल्फ फिट, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है समटाइम्स जॉगिंग कैन बिकम रिस्की। कब रिस्की हो सकता है जॉगिंग? द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, इट इज डन स्पीडली, इट इज ओवरडन, इट इज डन ऑन अ लॉन। तो देखो आर्थराइटिस वाला वहां पे पॉइंट क्या था? आर्थराइटिस वाला पॉइंट ये लिखा था कि भैया अगर तुमको आर्थराइटिस है तो साइकिलिंग या स्विमिंग कर लो, जॉगिंग मत करो, ठीक है, ये बात लिखी थी। ये नहीं लिखा था कि आर्थराइटिस में जॉगिंग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कभी भी अपना एनालिसिस इसमें नहीं लगाना है जब तक आपसे ना बोला जाए। कॉम्प्रिहेंशन में जो लिखा है बस लाइन वाइज उन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता। ये तेजी से किया जाए, कहीं ऐसा लिखा था कि खूब तेज तेज दौड़ो, नहीं तो मतलब क्या बोल रही थी, अगर खूब तेज तेज दौड़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसा भी नहीं लिखा था, हटा दो। इट इज ओवरडन, इट इज डन ऑन अ लॉन, लॉन की तो बात ही नहीं थी। जब इसे आप ज्यादा कर लेते हो तब दिक्कत होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉगिंग इज नॉट एडवाइज्ड फॉर पीपल हु। किन लोगों को जॉगिंग ना करने की सलाह दी जाती है? जो ओवरवेट हैं? नहीं। जो बहुत बिजी हैं? अच्छा। हैव बैड लेग्स या आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो ओवरवेट हैं, जो बहुत बिजी हैं, जिनके पैर खराब हैं, या जो बहुत स्ट्रांग हैं। जिनके पैर खराब हैं का क्या मतलब है? जिनको आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस भैया तुम्हारे घुटनों में ही तो होगी, ठीक है। तो जिनके पैर खराब हैं उनको कहा जाता है जॉगिंग मत करो, साइकिलिंग या स्विमिंग कर लो, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे। एवरीबडी कैन अफोर्ड टू जॉग as it does not require expensive outfit, requires less effort, requires less space, does not need strength। हर कोई जॉगिंग को अफोर्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव आउटफिट की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा जूता चाहिए, दैट इज इट। जो मन वो पहन के जाओ भैया, तुम साड़ी पहन के दौड़ लो, लेकिन दौड़ो अच्छे जूते पहन के दौड़ लो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, एफर्ट भी नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5। वाइल जॉगिंग वन शुड वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। लास्ट वाली लाइन में ऐसा कुछ लिखा था। क्यों हल्के कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए? सन से प्रोटेक्शन होगा, ऐसा कुछ लिखा था। आपको लाइट फील होगा, ऐसा कुछ लिखा था। आपको इजी फील होगा, ऐसा कुछ लिखा था। या आपको कंफर्टेबल फील होगा, ऐसा कुछ लिखा। एक बार फिर से जरा पढ़ेंगे तो वहां पे लिखेगा आपको क्या लिखा है, टू फील इजी, ठीक है। तो सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। एक पैसेज और देखेंगे। एक पैसेज और है जो कहता है क्या कि वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक। ऑटम के एक डल और डार्क डे पर मैं ट्रैवल कर रहा था हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पे, थ्रू अ ड्रीयरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। ड्रीयरी मतलब सूखा सूखा, एकदम रूखा सूखा, ठीक है।
उस जगह पे जा रहा था, कंट्री साइड यानी थोड़ा सा जहाँ पे लोग रहते नहीं बहुत ज़्यादा, गाँव वाँव टाइप का इलाका था। एट नाइट फॉल आई केम इन साइट ऑफ द हाउस ऑफ अशर। जब रात होने लगी तो मुझे एक घर दिखा, ठीक है, हाउस ऑफ अशर। दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक अशर। किसका घर था ये? रॉड्रिक अशर का। जैसे कि लोग अपने घर के नाम बाहर लिखते हैं ना कि किसका घर है, हाउस ऑफ अशर दिखा तो उधर गया, पता चला कि ये घर किसका था? रॉड्रिक अशर का था। हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पैल। ये पैल मतलब क्या होता है? फ्रेंड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो ये मेरा बचपन का फ्रेंड था। कौन? रॉड्रिक अशर। इट हैड बीन 18 years, 18 years मतलब कई साल हो गए थे, सिंस ही एंड आई हैड सीन ईच अदर, जब से हमने एक दूसरे को देखा था या हम मिले थे। आई लिव्ड इन अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। मैं वो जो हमारी जगह थी, हमारा कंट्री था, उसके दूर दराज के इलाके में मैं रहता था मेरे चाइल्डहुड के टाइम में। However, फिर भी he had recently corresponded with me telling me at length of a serious illness and of a mental disturbance that was troubling him. फिर भी उसने रिसेंटली मुझसे पत्राचार किया था। कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब कि पत्र व्यवहार रखना, ठीक है। तो मेरे को उसने लेटर भेजा था जिसमें वो बता रहा था कि एक भैया बहुत सीरियस इलनेस है और अपने मेंटल डिस्टर्बेंस के बारे में भी उसने बताया, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। बेलिगर्ड बाई हिज प्रॉब्लम्स, बेलिगर्ड मतलब दुखी, अपने प्रॉब्लम से दुखी। रॉड्रिक वॉज लीडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हर्मिट। रॉड्रिक जो है वो किसका जीवन जी रहा था? किस अस्तित्व में आ चुका था? अब हर्मिट। हर्मिट अभी ऊपर आप जब नरेशन पढ़ रहे थे वहां भी आपने देखा था। हर्मिट मतलब एक काइंड ऑफ सन्यासी, संत के टाइप का वो जीवन अब जीने लगा था अपने दुखों से परेशान होके। ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग, किस टाइम पे वो ट्रेवल कर रहा था? डे टाइम में, न इवनिंग में, ऑन अ ड्रेरी नाइट या थ्रू आउट द डे? किस टाइम पे? ड्रेरी नाइट। रात हो चुकी थी, उसके बाद उसको रॉड्रिक अशर का घर दिखा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है? द हाउस ऑफ अशर वॉज द होम ऑफ। वो जो हाउस ऑफ अशर था वो किसका घर था? ऑथर के रिलेटिव का, एक ओल्ड एक्वेंटेंस यानी एक जान पहचान वाले का जो पुराना था, एक किसी साथी का या एक किसी फ्रेंड का। तो बचपन का फ्रेंड था रॉड्रिक अशर, डी कर देंगे, अ फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द ऑथर लिव्ड इन द कंट्री। ऑथर जो है वो कंट्री में कब रहता था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ड्यूरिंग द पीरियड इन बिटवीन, ड्यूरिंग हिज यूथ। तो अभी आपने देखा था अपने बचपन के टाइम में एक डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में रहता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। नेक्स्ट, द ऑथर केम टू नो ऑफ हिज फ्रेंड्स इलनेस। कैसे पता चला था कि मेरा जो मित्र है वो थोड़ा सा बीमार चल रहा है, थोड़ी दिक्कतें हैं उसको? तो कोरेस्पॉन्डेंस के थ्रू यानी पत्रों के थ्रू यानी थ्रू लेटर्स हो जाएगा। ओके, अब ये कोरेस्पॉन्डेंट समझ के ये मत कर देना कि भाई कोरेस्पॉन्डेंट लिखा था तो डी कर देते हैं। यहाँ पे आगे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं पता चला था, पत्र के थ्रू पता चला था। और अब है आखिरी क्वेश्चन, रॉड्रिक। जो रॉड्रिक था वो क्या कर रहा था? अपने फ्रेंड्स की कंपनी में रह रहा था, या फिर सोशल एक्टिविटीज में इंगेज हो गया था, या फिर एक बहुत ही सफल बिजनेस चला रहा था, या फिर एक रेक्ल्यूज बन चुका था। रेक्ल्यूज मतलब क्या होता है? जो भी आपने एक शब्द देखा, कौन सा? हर्मिट, ठीक है। रेक्ल्यूज मतलब जो अकेले है, सन्यासी है, ठीक है। रेक्ल्यूज मतलब ध्यान रखिएगा क्या होता है? सन्यासी है, अकेले रहता है जो, तो रेक्ल्यूज यानी हर्मिट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन का। सो आई होप ये दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको समझ आए होंगे और नरेशन के जितने भी रूल्स थे वो सारी कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फिर भी कोई चीज़ जो नहीं समझ आई है तो डू लेट मी नो, और नेक्स्ट सेशन में हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।